नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 to 18। इस वीडियो में 13 to 16 कवर होगा। हो सकता है कि इसी के बाद वाले वीडियो में इसको ऐड करके मैं 18 और 17 ग्रुप भी ऐड कर दूं, या उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। अब देखिए बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। तो यहां पर N के साथ H है, इसी तरह P के साथ H है, और AS के साथ H है, BI के साथ H है, और यहां पर कहीं ये SB के साथ H है। तो बच्चों, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, उसका रीजन है जो एलिमेंट और हाइड्रोजन है उसके बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। और अगर बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। और इसी तरह आपको याद रखना है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पीओपी बॉन्ड। तो यहां कुछ ऑक्सो एसिड दे रखे हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं और पीओपी बॉन्ड देखना है। तो बच्चों पीओपी बॉन्ड उन कंपाउंड में मिलेगा जिनमें 2 ऑक्सो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं, और 2 ऑक्सो एसिड कनेक्ट होते हैं तो उसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये OH, ये OH, इस तरह से यहां OH, ये OH और डबल बॉन्ड हो। दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। 2 फॉस्फोरिक एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बाकी आप सबके स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, आपको पीओपी बॉन्ड किसी में नहीं मिलेगा। जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, तो बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होता है ना। तो आप और भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज वीकेस्ट बेस। अब देखिए, जो नाइट्रोजन के हैलाइड है इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इस पे डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ठीक है। और लोन पेयर कम होंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है फ्लोरीन और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है आयोडीन, यानी अलग अलग हैलोजन है। अब जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आयोडीन उतनी पावर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो उतने लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। तो सबसे कम बेसिक होगा ये वाला और सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये Ni3 वाला। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। हम सब लोग जानते हैं जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बच्चों यहां पर ग्रुप 15 यानी सारे के सारे नॉन मेटल है, लेकिन अब हमें इनका एसिडिटी ऑर्डर देखना है। तो अगर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो बच्चों उसके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन मेटल कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे कम होता है, तो इसका मतलब ऑक्साइड ऑफ एसिडिटी विल बी डिक्रीज। तो देखो ये वाला नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार, ऊपर से नीचे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि नॉन मेटल कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ज्यादा, फास्फोरस के कम, और उसी क्रम में ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो क्लियर हो गया, आंसर हो गया ए। याद क्या रखना है, नॉन मेटल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक? ये दोनों फॉस्फोरस के ऑक्साइड, ये दोनों आर्सेनिक के ऑक्साइड। फॉस्फोरस का नॉन मेटल कैरेक्टर आर्सेनिक से ज्यादा होता है, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे आर्सेनिक से। तो बच्चों आर्सेनिक के दो सेम ऑक्साइड है, लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर अलग है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, अगर सेम नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसकी एसिडिटी भी कम होगी। तो आंसर हो गया सी। 6 O2-2 इज ए सिंबल ऑफ, O2-2 इज ए सिंबल ऑफ पेरोक्साइड। ये देखिए इस तरह होता है O2-2, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दीज कंपाउंड आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए K2O, दूसरा है K2O2 और तीसरा है KO2। अब देखिए जो पोटेशियम है उस पर होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर ऑक्सीजन पर कितना होना चाहिए -2, यहां पर भी -1 और यहां पर कितना होना चाहिए -½ तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग एंड ऑल। तो बच्चों जो ओजोन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, ब्लीचिंग भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। तो जो मेटल होगा उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक ऑक्साइड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। अब बच्चों यहां पर चेक कीजिए बेसिक कौन है। लेड जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है। लेड मेटल है लेकिन ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक। सिलिकॉन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। टिन के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। लेकिन जो आयरन है उसके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो +2 मतलब कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर होना चाहिए। तो MgO की बात करें तो Mg पर प्लस तो ऑक्सीजन पर माइनस। ये देखिए ये वाला आंसर होगा बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पर आएगा -1, तो इस तरह ऑक्सीजन पर आ जाएगा +2, क्योंकि यहां पर 2 फ्लोरीन है, तो आंसर हो जाएगा बी। बाकी जितने भी मेटल हैं और नॉन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, केवल फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो है ये सल्फर है, ये बोरॉन है, ये फॉस्फोरस है और ये फॉस्फोरस है। जितनी ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, और बच्चों जितना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। तो यहां पर जो सल्फर का एसिड है H2SO4 है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच हैव द फॉलोइंग गैस हैव 0 डायपोल मोमेंट। उस गैस का डायपोल मोमेंट 0 होगा जो सिमेट्रिकल होगी, है ना, और 0 डायपोल मोमेंट मतलब ये नॉन पोलर। तो बच्चों सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल वे में होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं SF6। तो SF6 में सारे बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट अगेंस्ट होते हैं। 4 बॉन्ड आगे पीछे, दाएं बाएं, और 2 बॉन्ड एक ऊपर और एक नीचे। तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए SF6 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, और हमारा आंसर हो गया ए। SF4 में बच्चों एक लोन पेयर होता है इस तरह से, तो यहां पर जो वेक्टर है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। H2S में भी ऐसा ही है, ये देखिए H2S इज जस्ट लाइक वाटर। तो ये देखो यहां पर भी वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। SO2 में भी ऐसा होता है, ये वाला, और यहां पर एक लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर के आने से डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है मोस्ट ऑफ केस में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। 13, बोरिक एसिड पॉलीमराइज इज ड्यू टू।
जो बोरिक एसिड है H3BO3 ये पॉलीमर बनाता है, उसका रीजन है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप अगर देखोगे बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। 14. Which of the following can be detected by बोरेक्स बीड टेस्ट? तो बोरेक्स बीड टेस्ट के थ्रू डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे निकल हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों लेड इससे डिटेक्ट नहीं होता है, तो आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15. इन डाइबोरेन किस टाइप के हाइड्रोजन डाइबोरेन में होते हैं? तो देखो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बी बी और इधर एक हाइड्रोजन इधर और इधर दो हाइड्रोजन, इस तरह से। तो बच्चों डाइबोरेन के ये वाले हाइड्रोजन, दो इधर वाले और दो इधर वाले, इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और जो दो हाइड्रोजन बीच के हैं इनको बोलते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन। तो इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनका प्लेन एक जैसा होता है, जबकि ब्रिज हाइड्रोजन है उनका प्लेन अलग अलग होता है। तो बच्चों आंसर आ गया ये पहला वाला, देखिए इट हैज 2 ब्रिज हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक। 16. इन BF3 के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब देखो जो BF3 है, B 1 2 और 3, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। देखिए बच्चों BF3 बॉन्ड में क्या है, जो फ्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है और जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो फ्लोरीन है वो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो B और F के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग है ना। और बैक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि जो फ्लोरीन के ऑर्बिटल है उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो आपको ये कुछ हद तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखेगा। तो यहां पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। BF बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। यस, और इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग, बाकी जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। 17. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। यस, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोड देन द आयरन। तो एल्यूमिनियम पर जंग नहीं लगता है, इसका रीजन है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, और बच्चों वो प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है? ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो आंसर हो गया ए। 18. बोरेक्स Na2B4O7 10H2 इज एक्चुअली, तो एक्चुअल में बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखता कैसे है? तो बच्चों बोरेक्स जो है वो इस तरह का होता है, देखिए ये B, ये दूसरा B, ये तीसरा B और ये चौथा B, और हर B के बीच में 2 ऑक्सीजन होते हैं। ये इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, और इधर जो है इधर ऑक्सीजन होंगे। तो बच्चों देखो यहां पर 2 बोरॉन ऐसे हैं जिन पर 4 बॉन्ड है, ये वाला ये वाला, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर माइनस आएगा। और 2 बोरॉन ऐसे हैं जिन पर 3 ही बॉन्ड है, और सारे बोरॉन किससे कनेक्टेड होंगे? OH से कनेक्टेड होंगे, इस तरह से, है ना। अब 2 माइनस चार्ज है तो एक पॉजिटिव यहां होगा और एक पॉजिटिव यहां होगा, तो हो गया स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखिए जो बोरॉन है उसके इर्द गिर्द 4 OH होंगे, 1 2 3 और 4 OH होंगे। तो 4 OH वाला कौन सा है? ये वाला देखिए। और B4 तो वही, और O5 होंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और Na कितने होंगे? 2 होंगे। यस, और जो बाकी बचेगा वो बाहर आ जाएंगे, 8H2 बाहर आ जाएंगे। तो बच्चों आंसर हो गया ए। बस आपको ये देखना है कि जो OH है वो कितने हैं, तो OH के बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19. In BF3 the BF bond length is 1.30 angstrom. When BF3 is allowed to be treated with Me3N, it form an adduct Me3N BF3. The bond length of BF in the adduct will be. तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसका है Me3, Me अमीन है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना। और ये है BF3 1 2 और 3 F
एफ। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन जो है लीविस बेस की तरह काम करेगा और BF3 लीविस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा। तो अब यहां पर जो है एक इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। तो अब बोरोन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। और पहले बोरोन के पास कितने बॉन्ड थे? पहले उसके पास 3 बॉन्ड थे। तो 4 बॉन्ड होने से जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पहले उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। तो बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी थी, लेकिन अब सारे बॉन्ड सिंगल हो गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों द बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन 1.30 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो बच्चों उसके मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4, यानी वो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो यहां पर जो बोरॉन F6 है, BF6 3- है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों बोरॉन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो कभी ये 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसकी कोवैलेंसी 6 नहीं हो सकती। जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम इनके पास d ऑर्बिटल है, तो ये आराम से 6 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? तो आंसर हो गया बी। बोरॉन के जैसे नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन के जैसे कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है बच्चों, इनके पास d ऑर्बिटल नहीं है। 21, सिलिकॉन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। सिलिकॉन आर जस्ट लाइक कीटोन। ये कीटोन हुआ, तो सिलिकॉन भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। देखो R2SiO। बस आपको कार्बन को किससे रिप्लेस करना है? सिलिकॉन से रिप्लेस करना है। और सिलिकॉन एक तरह का पॉलीमर होते हैं, इसलिए इसके आगे आ गया N। 22, बकी बॉल और बकमिनिस्टर फुलरीन इज। तो बकमिनिस्टर फुलरीन एक कार्बन का एलोट्रोप है, यस। इसको हम कार्बन 60 भी बोलते हैं, यस। इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और एक फुटबॉल की तरह दिखता है, ये भी ठीक है, यानी आंसर हो गया डी। 23, among the elements of group 14 the reducing power of the divalent species decrease in the order। अच्छा, डाइवेलेंट की पूछ रहा है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट है ना। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है, अगर हम लेड को देखें तो लेड जो है +2 में ज्यादा रहना चाहता है एज कंपेयर टू +4 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो ऊपर वाला एलिमेंट है जैसे जर्मेनियम वो +4 में ज्यादा रहना चाहता है एज कंपेयर टू +2। ठीक है, तो देखो जो लेड है वो +4 से +2 में जाएगा, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन कर रहा है तो यानी ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो जर्मेनियम है वो +2 से +4 में जाना पसंद करेगा, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि जो जर्मेनियम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जो लेड है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। अब देखिए, यहां पर एक हमें दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास है लेड एंड हाइड्रोजन। अब ऊपर से नीचे आने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम होती है ना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो बच्चों जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कितना जल्दी निकल रहा है ना। तो जो नीचे वाला एलिमेंट का हाइड्राइड होगा वो उसका हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, उसका बॉन्ड वीक है। और जो ऊपर वाला है उसका हाइड्रोजन देर में रिलीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेड हाइड्राइड के लिए मैक्सिमम और CH4 के लिए मिनिमम। तो आंसर हो गया डी। 25, यहां पर हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास BBr3 है, इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि बोरॉन के सारे कंपाउंड क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं।
ये जो हमारे पास बोरिक एसिड है ये वाला, तो बोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, एक मोनो बेसिक एसिड होता है। जो AlCl3 है वो डाइमर की फॉर्म में होता है, दो मॉलिक्यूल एक साथ होंगे, और जो थैलियम ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। तो ए का हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। 26 यहां पर भी मैच करना है। अब देखो जो BF3 है वो प्लेनर है, और प्लेनर में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, p पाई, यानी F के पास भी p ऑर्बिटल है और B के पास भी p ऑर्बिटल है, और दोनों के बीच बैक बॉन्डिंग बनेंगी तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, p पाई बॉन्डिंग, यानी डबल बॉन्ड करेक्टर। जो SiO2 है सिलिका, ये जो है sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है ना। ये डाइबोरेन B2H6, इसमें 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड होते हैं, और ये वाला सिलेन, ये वाला बच्चों p पाई बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल होता है। क्लियर। तो A का होना चाहिए 4, A का 4, B C देख लेते हैं, C का होना चाहिए 2, C का 2, यानी D विल बी करेक्ट आंसर। Which one of the following anions is present in the chain structure of silicate? तो बच्चों चेन स्ट्रक्चर में कई सारे सिलिकेट एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2- और होल N। क्वेश्चन नंबर 28, which statement show that carbon form maximum compound? तो कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड दो वजह से बनाता है, एक तो कैटिनेशन और बच्चों दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। तो बच्चों यहां पर देखो सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला, कार्बन रेडली फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये नहीं हो सकता। कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी नहीं है। कार्बन फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट तो बना नहीं सकता है। लास्ट वाले देखिए, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एटम, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो आंसर हो गया डी। 29, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फुलरीन यानी बकीबॉल यानी कार्बन 60। पहला, इट हैज 5 मेंबर्ड रिंग, यस। इट हैज 6 मेंबर्ड रिंग, यस। इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस। तो आंसर हो गया डी वाला। इट हैज नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर देन 6 मेंबर्ड रिंग, गलत है बच्चों। इसमें जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो होती है लगभग क्यों, ये 20 होती है, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो होती है 12। टोटल इसमें 32 रिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक होंगे जिनमें पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। अगर बच्चों जो नाइट्रोजन है ना वो अगर सिंगल होता है, इसका मतलब उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन डबल है तो ये डाई होगा, यहां पर नाइट्रोजन डबल है डाई होगा। यहां पर देखिए यहां पर नाइट्रोजन सिंगल है तो इसमें 7 हो गए, और इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 पेयर तो कभी हो नहीं सकते हैं। यहां पर देखिए ऑक्सीजन में डबल हो जाएंगे, 8 और 8 16, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ अनपेयर रहेगा। तो आंसर हो गया डी। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक? तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। अब देखो बच्चों यहां पर नॉन मेटल सबसे ज्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड है, एक N2O और एक NO, दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो ये तो नहीं आया। अब इनमें से ज्यादा नॉन मेटल कौन सा है, फॉस्फोरस। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? अब इस तरह का क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा था। अब देखिए अगर 2 एटम के बीच में एटम 1 एंड एटम 2 साइज का गैप बढ़ेगा, बॉन्डिंग इजिली नहीं होगी, तो बच्चों जो बॉन्ड है वो इजिली फॉर्म नहीं होगा, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखिए जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है, क्लोरीन और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन और बड़ा, जबकि फास्फोरस कांस्टेंट है। तो आयोडीन और फास्फोरस के साइज में ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 33, एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ।
एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और जो एक्वारेजिया होता है ये नोबल मेटल जैसे प्लेटिनम और गोल्ड को डिसॉल्व करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 34, सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर विल बी। तो जैसे मैंने बोला था नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो यहां पर ज्यादा नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन। और सबसे कम नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन। तो देखो बच्चों यहां पर कार्बन के 2 ऑक्साइड है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है तो ये सबसे लास्ट आना चाहिए और N2O5 सबसे पहले आना चाहिए। तो ये आंसर होगा डी, N2O5 देन सल्फर वाला देन कार्बन वाला और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। 35, विच वन इज एम्फोटेरिक। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, केवल 2 एम्फोटेरिक होते हैं NO एंड N2O। तो यहां पर ये तो है नहीं। अब देखिए फास्फोरस के सारे ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, आर्सेनिक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो आर्सेनिक के ऑक्साइड अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक होते हैं। तो आंसर हो गया बी। 36, तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पावर। 14 ग्रुप में कैटिनेशन पावर कार्बन से लेकर और लेड तक कम होती है, यानी डिक्रीज होती है इन द ग्रुप। तो बच्चों आंसर हो गया ये वाला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। लेकिन जो लेड है उसमें कैटिनेशन पावर नहीं होती है, ये याद रखना। 37, नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट फॉस्फोरस डू नॉट फॉर्म P2 बट इट एग्जिस्ट एज P4, द रीजन फॉर दिस इज। तो जो नाइट्रोजन है उसके बीच 3 बॉन्ड होते हैं जबकि फॉस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए बच्चों जो नाइट्रोजन में वो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर जो पी पाई बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, और जबकि यहां पर अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो जो इसकी पी पाई बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी, द पी पाई बॉन्डिंग इज वीक हेंस फॉस्फोरस डू नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो ये वाला देखो, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, कैसे करना है? नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहां पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक है, तो बच्चों आंसर हो गया +3 +4 एंड +5। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आराम से काउंट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी ब्रिज ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन P4O10 मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको बना लीजिए आप। P4O10, 1 P 2 3 4, हर P के बीच में एक ऑक्सीजन और P के बीच में इस तरह से ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन P और P के बीच में इनको हम बोलेंगे ब्रिज ऑक्सीजन, और बाकी 4 ऑक्सीजन ऐसे होते हैं। तो बच्चों टोटल ब्रिज ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो ये निकल के आते हैं 6। तो आंसर हो गया डी। 41, N बॉन्ड लेंथ मिनिमम इन। अब देखो सबसे पहले है N2O, N ट्रिपल बॉन्ड NO, यहां माइनस यहां प्लस, N सिंगल बॉन्ड NO, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, और इधर हो जाएगा बच्चों O, है ना। ये N2O3 हो गया, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद N2O4 है तो 2N और 2 साइड ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। क्लियर, एक साइड डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये प्लस और ये प्लस, और N2O5 में क्या हो जाएगा? बीच में ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड डबल प्लस प्लस। अब देखिए बच्चों N के बॉन्ड में N बॉन्ड लेंथ मिनिमम कब होगी? जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होंगे। तो यहां पर देखिए जो N2O है नाइट्रस ऑक्साइड है उसमें N के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे
कम होगी तो आंसर हो जाएगा ए। 42 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 43 द ऑयल ऑफ विट्रॉल इज नोन एज, तो बच्चों ऑयल ऑफ विट्रॉल हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, इसको हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। 44 H2SO4 has very corrosive action on the skin because it is dehydrating nature, और बच्चों डिहाइड्रेटिंग की वजह से ये स्किन से वाटर को निकाल देता है, तो यहां पर आंसर आएगा इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। 45 इन सल्फेट आयन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी। अच्छा देखो सल्फेट S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड O-। टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं या सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 ही तो हैं, ठीक है, और 4 है यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तो आंसर हो जाएगा डी। 46 द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ऑक्साइड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर यानी मेटल के ऑक्साइड, तो जितना मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक ऑक्साइड उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अब देखो बच्चों यहां पर जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा मेटलिक है, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, और सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा Cu, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला Na Mg AlO2 और CuO। 47 Which of the following oxo acid of sulfur containing sulfur single bond, अब देखो जो सल्फर सिंगल बॉन्ड होता है वो इसमें होता है H2S2O6, और बच्चों इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड। अब देख लेते हैं डाइथायोनिक एसिड कैसे बनता है। S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इधर OH और इधर OH, तो हो जाएगा H2S2 और O6, इसका नाम है बच्चों डाइथायोनिक एसिड, है ना। बाकी किसी में सल्फर सिंगल बॉन्ड नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन आने से कहीं ना कहीं आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा या आपको इस तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये पेरोक्साइड बॉन्ड। 48 द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम, ओलियम होता है H2S2O7। देखिए बच्चों जो ओलियम है उसमें ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला H2S2O7, तो ओलियम में SOS बॉन्ड होता है इस तरह से, तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो जब दो मॉलिक्यूल H2SO4 आपस में कनेक्ट होते हैं और एक वाटर निकाल देते हैं तो वो बनाते हैं ओलियम। 49 द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज, तो बच्चों पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O8, है ना, और इसमें आपको पेरोक्साइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो बच्चों आंसर होता है डी। देखो ये वाला पेरोक्साइड बॉन्ड, इसमें बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ठीक है। 50 साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर ऑफ SO3 कंटेन, अब देखो SO3 मतलब ट्राइमर बना रहा है और वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होके ट्राइमर बनाते हैं। देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक तो ये रहा, दूसरा S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बच्चों तीसरा होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और हर S के बीच में ऑक्सीजन लगेगा, तो एक SO3 ये रहा, दूसरा SO3 ये रहा और तीसरा SO3 ये रहा, तो बच्चों इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 तो S डबल बॉन्ड O होंगे और 1 2 और 3 SOS बॉन्ड होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। 51 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ, कई बार मैं पूछ चुका हूं, है ना, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देन S की, और देन उसके बाद फास्फोरस की, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ये सॉल्व करना है। 52 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीज इन सीक्वेंस,
तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, और बच्चों ये कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है ना, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, देखिए एल्यूमिनियम सबसे कम और थैलियम सबसे ज्यादा, आलू गाजर इन थैली। 53 विच ऑफ दीज नॉट ए मोनोमर फॉर हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। अब देखिए बच्चों, मोनोमर का मतलब ये होता है कि वो कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, ठीक। अब पॉलीमर बनाने के लिए मिनिमम 2 Cl उसके पास होने चाहिए, 2 Cl। देखो यहां पर 3 है, चलेगा, यहां पर 3 है, ये भी चलेगा, यहां पर 2 है, ये भी चलेगा। अब मैं 2 Cl क्यों बोल रहा हूं, देखो जैसे हमारे पास है सिलिकॉन, और अगर उसके बाद 2 Cl होते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके इस तरह का कंपाउंड बना लेगा, OH and OH, ठीक है बच्चों। अब एक सिलिकॉन का OH ये रहा और दूसरा OH ये रहा, तो बच्चों वो दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके इस तरह से वाटर निकाल के आपस में पॉलीमर बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर एक ही Cl है तो वो डाइमर बनाएंगे, पॉलीमर नहीं बनाएंगे। देखो यहां पर एक Cl है, तो देखो क्या होगा, Me Si, और ये 3 Me है, और इधर है Cl। अब ये Cl हाइड्रोलाइसिस करेगा तो यहां आ जाएगा OH, और दूसरा मॉलिक्यूल होगा OH और सिलिकॉन Me। तो ये केवल डाइमर बना सकता है, पॉलीमर नहीं बना सकता, तो आंसर हो जाएगा A। 54 नेम ऑफ द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। तो बच्चों ऐसा सिलिकेट जिसमें केवल एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, दैट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट में कैसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये होगा आपका सिलिकॉन, और यहां पर एक ऑक्सीजन ऐसे शेयर होती है, और 1 2 3 ऑक्सीजन इस तरह से रहेंगे, और 1 2 और 3 ऑक्सीजन इस तरह से रहेंगे, इस तरह से, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज लीविस एसिड। अब लीविस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चों केवल बोरोन के कंपाउंड ही ऐसे होते हैं जो लीविस एसिड की तरह काम करते हैं। 56 द टेंडेंसी ऑफ BF3BCl3 BBr3 टू बिहेव एज लीविस एसिड डिक्रीज इन सीक्वेंस। अब देखो बच्चों, एक आपके पास है B और वो F से जुड़ा है, और अगली तरफ आपके पास है B, वो Cl से जुड़ा है, और लास्ट में B I से जुड़ा है ना। अब देखो I के ऑर्बिटल बड़े होते हैं, B के ऑर्बिटल छोटे, C के ऑर्बिटल I से थोड़ा सा छोटे लेकिन B के सेम, और F के ऑर्बिटल छोटे होते हैं और B के ऑर्बिटल छोटे होते हैं। अब देखो बच्चों, हैलोजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये जितना आसानी से ये B के साथ लोन पेयर को शेयर करेगा, B की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होगी, तो B को बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो उसका लीविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज होगा, है ना। यानी जितनी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका लीविस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी तब होगी जब इस हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड होंगे, और ये कब होगा, जब दोनों के ऑर्बिटल में डिफरेंस होगा। तो बच्चों देखो, जो BR3 है वो अच्छा लीविस एसिड होगा, BCl3 कम लीविस एसिड होगा, और BF3 सबसे कम लीविस एसिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी F पूरी करता है, Cl पूरी नहीं कर पाता, Br भी पूरी नहीं कर पाता। आंसर हो गया B। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक कौन सा होगा, जो मेटेलिक होगा, तो मेटेलिक यहां पर कौन सा है, बिस्मथ। 58 carbon and silicon belong to 14 group. The maximum coordination number of carbon is commonly 4 whereas silicon is 6. This is due to, भाई कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4। तो यहां पर आएगा द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। 59 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। अब H3PO2 कैसे बनेगा, P डबल बॉन्ड O और एक OH, तो रहते हैं, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है बच्चों। तो देखो इसके पास 2 pH बॉन्ड है,
और रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है पीएच बॉन्ड के साथ बढ़ेगा। तो बच्चों फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं उनमें से ये वाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा, क्योंकि इसके पास 2 पीएच बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये डी वाला, है ना। इट हैज 1 OH ग्रुप एंड 2 पीएच बॉन्ड। क्लियर। 60 एसिडिक ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन ऑर्डर। अब देखिए एसिडिक का मतलब होता है प्रोटॉन को दे देना। तो यहां पर एक तो S से H जुड़ा है, दूसरा Se से H जुड़ा है और तीसरा Te से H जुड़ा है। अब देखो बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, यानी इसका H जल्दी निकल जाएगा, इसका H थोड़ी देर में निकलेगा, इसका H और लेट में निकलेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है और साथ में हाइड्राइड का एसिडिक बिहेवियर भी बढ़ता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये वाला, देखें ए। 61 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका नॉन मेटल सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है। अब देखो यहां पर सल्फर, यहां पर सल्फर, यहां पर क्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन की नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सल्फर से ज्यादा होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे देखो ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, जब दोनों एक जैसे नॉन मेटल होते हैं तब क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहां पर है +7, तो आंसर हो जाएगा ए। 62 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3 और इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। ठीक है बच्चों। अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा, जब माइनस कम होगा, तो आंसर हो जाएगा ये सी, और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्राजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 63 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जितने भी हाइड्राइड हैं जब इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यहां पर जो एंटीमनी है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए और अमोनिया सबसे कम होना चाहिए। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, तो इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है केवल जो SbH3 है उससे कम होगा, बाकी औरों से ज्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो इस तरह डायग्राम बनाना है, इस तरह से, यहां Sb वाला, यहां अमोनिया वाला, यहां AsH3 वाला और यहां PH3 वाला। ये हमारा Sb, ये हमारा N, ये हमारा As और ये हमारा P। ठीक है। 64 Cl-PCl बॉन्ड एंगल इन PCl5। PCl5 देखो P, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl अबव द प्लेन, एक Cl बिलो द प्लेन। ठीक है। ये बॉन्ड इक्वेटोरियल है और ये बॉन्ड एक्सियल है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ी होती है और इक्वेटोरियल थोड़ी सी शॉर्ट होती है ना। अब देखो बच्चों इन तीनों के बीच ये वाला कितना का एंगल बनेगा, 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल यहां पर है, 90 एंड 120 का दिख रहा है, ये वाला। 65 द आयन दैट कैन नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, यानी उसका रिडक्शन भी होगा और उसका ऑक्सीडेशन भी होगा। अब चेक करते हैं, यहां पर जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अब बच्चों ये +7 से नीचे तो आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5। अब +5 जो है +7 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। यहां पर देखिए ये ClO2, तो यहां पर है +3, ये भी ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। यहां पर है +1, तो ये माइनस भी हो सकता है और आगे प्लस भी हो सकता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ए। कैन नॉट पूछा है ना, ए। हाँ। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस रिएक्ट विद NaOH टू गिव फॉस्फीन। तो तीन तरह के हमारे पास फॉस्फोरस है। एक होता है हमारे पास येलो फॉस्फोरस,
दूसरा होता है रेड फास्फोरस और तीसरा होता है ब्लैक फास्फोरस। तो बच्चों ये येलो हम व्हाइट भी बोलते हैं ना, व्हाइट फास्फोरस। तो आंसर हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि यहां पर जो व्हाइट फास्फोरस है वही केवल NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉस्फिन गैस बनाता है और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। 67 ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर व्हाइट एंड रेड फास्फोरस एक्सेप्ट दैट दे। तो देखो बच्चों, जो फास्फोरस है वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्साइड बनाता है, ये भी ठीक है। ये जो है इनमें सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं P4 और इट कैन बी कन्वर्ट इनटू ईच अदर, एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम गर्म करके। तो बच्चों आंसर हो जाएगा एक, बोथ आर सॉल्युबल इन CS2। जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, देखो वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन CS2 में सॉल्युबल है, जबकि जो रेड फास्फोरस है वो दोनों में इनसॉल्युबल होता है। 68 अब ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी आया था मुझे लगता है, बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन। तो बोरॉन जो है 6 टाइप के एनाइन नहीं बनाएगा, यानी इस टाइप के एनाइन नहीं बनाएगा। यहां पर बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी आ रही है 6, जबकि बोरॉन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये 4 से ज्यादा कोवैलेंसी नहीं रखेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा पहला वाला, जबकि यहां पर देखो बोरॉन की कोवैलेंसी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 69 द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर जो नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और PCl3 है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी नाइट्रोजन इधर और फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, है ना। अब देखो बच्चों, एक हमारे पास है नाइट्रोजन के हैलाइड, तो 1 2 3 पिरामिडल होंगे, और दूसरा हमारे पास है फास्फोरस के हैलाइड, ये भी पिरामिडल होंगे। अब देखो बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एलिमेंट का साइज है वो बढ़ता है, तो नाइट्रोजन छोटा है, फास्फोरस और बड़ा हो गया, है ना। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये स्मॉल है, और फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसी तरह आर्सेनिक में और ज्यादा होगी, एंटीमनी में और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यहां पर रिपल्शन कम होगा, तो बच्चों बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल कम होता है, तो बच्चों स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसमें मिलेगा, जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा, यानी C। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, HClO4 इज वीक एसिड देन HClO3। ये गलत है, क्योंकि HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहां पर है +5, है ना, तो +7 वाला ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा, HNO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2। ये ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहां पर है +4, तो +5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा भी लिख देते हैं, H3PO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि H2SO3 ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि S ज्यादा नॉन मेटेलिक है। और यहां पर देख ले, इन एक्वस मीडियम HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। गलत है भाई, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो B विल बी करेक्ट आंसर। 71 द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 किस तरह के बॉन्ड है। तो N2O5 कैसे बनेगा, देखो ऐसे, O- यहां प्लस, डबल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन देखो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर देगा, तो इसके माइनस और इसका प्लस हट जाएगा, तो दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑल्सो। तो आंसर हो जाएगा बी। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स लीस्ट स्टेबल एंड डाउटफुल एग्जिस्टेंस। तो बच्चों इसमें आता है PbI4, क्योंकि जो लेड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू +4, और इसके साथ तो 4 आयोडीन आपने जोड़ दिए, तो ये डाउटफुल एग्जिस्टेंस में आएगा। लास्ट हमारे पास है 73 बोरिक एसिड इज। तो बच्चों बोरिक एसिड एक तरह का मोनोबेसिक वीक लीविस एसिड होता है। अब देखो कैसे,
जो बोरिक एसिड है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो बोरॉन है उसमें 3 ही बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये लीविस एसिड हुआ। और एक किस तरह का लीविस एसिड हुआ बच्चों, देखो ये क्या करता है, OH से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, BOH4 1-। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक लीविस एसिड। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।